करते हो यार, आ जाओ इधर, प्यार मोहब्बत से मिल जाएंगे, नोट्स पे काम चल रहा है, मेहनत लगती है। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कुछ 30 क्वेश्चंस करेंगे और सुकून से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ एक बार समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोल आपके सामने हर एक क्वेश्चन को लेकर के होता ही है ना। करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों से, बौद्धिक सामर्थ्य समझ रहे हैं, जो दिमाग से जुड़ी हुई, जो मानसिक क्षमताओं से है, ठीक है। जैसे ध्यान यानी अटेंशन आपकी, स्मृति यानी मेमोरी, समस्या समाधान, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, कल्पना यानी इमेजिनेशन, रचना करना यानी कि कुछ नया करना, क्रिएटिविटी, किस डोमेन से जुड़े हुए हैं। विकास के 4 डोमेन हैं मुख्य रूप से। PCSE से याद रखा है हमने, PCS सबको पता है ना। PCSE फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक मानसिक भी कहते हैं, सोशल यानी सामाजिक, और E फॉर इमोशनल। ये क्या है, एक निमोनिक है, शॉर्ट तरीका है याद रखने का। ऐसे बहुत सारे निमोनिक मैंने आपको बताए हुए हैं, ये हमारा फंडा रहा है लेट्स लर्न पे, निमोनिक्स के थ्रू चीजें याद करने का। तो PCSE की जब हम बात कर रहे हैं तो भैया दिमाग में मेमोरी है आपके, है ना। मेमोरी जो है दिमाग से संबंधित है। आपको किसी का नाम याद है, किसी का नंबर याद है जमानों से, तो वो कहाँ, हाथों में याद है? नहीं, वो दिमाग में है। मेमोरी किससे जुड़ी हुई है? दिमाग से। अटेंशन, जब आप अटेंशन दे रहे हैं तो आप अपनी मानसिक क्षमताओं का ध्यान एक जगह पे लेकर के जा रहे हैं, ठीक। तो फिजिकल डोमेन तो नहीं हो सकता ये, भाई शरीर में थोड़ा ना, कोई दौड़ने भागने की बात करते तो हम कह देते फिजिकल डोमेन है। सोशल डोमेन, भाई सोशल डोमेन में भी आप क्या है, समाज में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, ग्रुप में बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई यहाँ। इमोशंस की भी सच इन्होंने यहाँ कोई बात नहीं की, हालांकि आपस में जुड़े हुए हैं चारों ही। कॉग्निटिव डोमेन सिंपल तरीके से इससे जुड़ा हुआ है, संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसको मानसिक क्षमताओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र बोला जाता है। जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं, जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं, जितने भी मानसिक कौशल हैं, मेंटल स्किल्स हैं, जैसे सोचना, थिंकिंग, समझना, कॉन्सेप्ट्स का बनना, संप्रत्यों का विकास कहां होगा? दिमाग में होगा। ये सब चीजें पूछी जा चुकी हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो जो भी चीजें दिमाग से होंगी वो कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं, चाहे वो मेमोरी हो, अटेंशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इमेजिनेशन हो, क्रिएटिविटी हो, थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, है ना। खैर ये तो बैच की क्लास है, आते हैं फटाफट से, 1 मिनट रुको। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे थे यहाँ कॉग्निटिव डोमेन की, तो इसको एक तो ये कॉग्निटिव डोमेन की ही थियरी है जो पियाजे ने दी है, जो वाइगॉस्की ने दी है, जो ब्रूनर ने दी है ना। इसको थोड़ा सा समझिएगा जोड़ करके, क्योंकि क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, ठीक। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निशन को या कॉग्निटिव डोमेन को हम किससे जोड़ते हैं? मेंटल स्किल्स यानी मानसिक क्षमताएं, दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इसी से होंगी। इसको दूसरा नाम दे दिया जाता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, यानी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो भी आपकी बुद्धि से संबंधित हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स जिनमें भी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा है, वो सारे कौशल यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसको बौद्धिक पक्ष कह लीजिए आप इसको संज्ञानात्मक पक्ष कह लीजिए, आप इसको मानसिक क्षमताओं का पक्ष कह लीजिए, ठीक है। इसमें कितनी चीजें हैं? थिंकिंग यानी सोचते आप दिमाग से हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बनते हैं, रीजनिंग तर्क आप दिमाग से करते हैं, है ना। क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं दिमाग में ही आइडियाज आ रहे हैं अगर देखा जाए तो। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? दिमाग से जुड़े हुए हैं। तो जो भी चीजें दिमाग से जुड़ी हुई हैं वो सब इसमें आएंगी, है ना। मैं सारा नहीं लिखूंगी फिर से। PS यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग हो गया, इमेजिनेशन हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, सारी चीजें जो भी दिमाग से जुड़ी हुई है, ठीक। तो ये मानसिक क्षमताएं हैं। संज्ञानात्मक विकास यानी आप अपने संज्ञान को, आप नॉलेज को कैसे बिल्ड करते हैं, आप दुनिया को कैसे जानते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज, ये सारी चीजें कॉग्निटिव डोमेन से जुड़ी हुई हैं, संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ी हुई हैं, मानसिक पक्ष से जुड़ी हुई हैं दिमाग के, ठीक। इसी पे थियरी पियाजे की है, जिन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इसी की थियरी वाइगॉस्की की है, बस वाइगॉस्की की थियरी का नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है। उन्होंने कहीं लिखा नहीं है कि सोशियो कल्चरल अप्रोच से मतलब उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बट ये आपको समझना होगा कि वो बात किसकी कर रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से संज्ञान कैसे विकसित होता है, बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है, ये कहती है वाइगॉस्की की थियरी, ठीक। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं वाइगॉस्की जब सोशियो कल्चरल अप्रोच की बात कर रहे हैं, ठीक, और ब्रूनर भी। चलिए आते हैं कुछ कुछ बातें जो हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, आप जवाब देंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आज के, मुझे बहुत मजा आया ये क्वेश्चंस देख करके। सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास, यानी सना एक बच्ची है, उसने
एक ग्लास को पकड़ना सीखा। ग्लास समझते हैं ना यार, बॉटल ही बाहर रह गई, बताओ, इतना प्यारा एग्जाम्पल देना था, बॉटल बाहर रह गई। मोहतरमा नीचे बैठ के देना, हम नहीं चाहते आपका सुंदर फेस हमें कैमरा में दिखे। खैर कोई बात नहीं, समझते हैं। तो बच्ची है सना, जल्दी होगी शोभित, है ना। बच्ची है सना, सना ने ग्लास को पकड़ना सीखा है एंड अ बॉटल, बॉटल को पकड़ना सीखा है पहले ग्लास को पकड़ना सीखा है बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। यानी सना एक बच्ची है जिसने सबसे पहले, अगर सबसे पहले भी नहीं, यानी पहले क्या सीखा, बॉटल को पकड़ना। बॉटल एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऐसे भी पकड़ी जा सकती है दोनों हाथों का प्रयोग करके, ठीक। और उसके बाद ग्लास को पकड़ना सीखा है, बाद में उसने पेन पकड़ के प्रॉपर लिखना सीखा है, या बाद में उसने बटन लगाना सीखा है शर्ट का। ये क्या है, अगर बॉटल पकड़ने की बात करूं तो इसमें आपकी बड़ी मसल्स का प्रयोग ज्यादा है पेन के मुकाबले। पेन में और फाइन मोटर स्किल्स हैं, बिल्कुल छोटे 2 उंगलियों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। बॉटल में फिर भी आप पूरे हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स है, अगर देखा जाए तो ऐसे डेवलप होता है। आज मैं सुबह घर पे थी तो मेरा भाई है, ही इज अराउंड 14 ईयर्स, तो वो सुबह सुबह आया दीदी के पास, कह रहा है कि ये लोग सारे स्कूल जा रहे थे मिलके, और हमारे घर में सब स्कूल जाते हैं, प्रथा है, तो कुछ पढ़ने कुछ पढ़ाने, तो वो कह रहा है कि बटन लगा दो। मैंने कहा अब तो इतना बड़ा हो गया यार, तेरे से बटन नहीं लगते, तो एक तो वो प्रैक्टिस की कमी कह सकते हैं। तो कह रहा नहीं यार आज नहीं लग रहे, वैसे लग जाते हैं। तो ये क्या है, फाइन मोटर स्किल्स। वैसे क्या बॉटल छोड़ो कैमरा छोड़ो सब पकड़ता है वो, तो हम कह सकते हैं कि ग्रॉस से फाइन की तरफ बढ़ते हैं, ग्रॉस से फाइन की तरफ बढ़ते हैं हम, यानी ग्लास पकड़ना और बॉटल पकड़ना, उसके बाद आप पेन या फिर बटन लगाना अपनी शर्ट के सीख रहे हैं, या फीते बांधना सीख रहे हैं, जूते के जो लेसेस हैं, ठीक। तो ये क्या है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करना व कलम पकड़ना सीखने से पहले ग्लास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। ये किस ओर संकेत करता है, तो विकास यूनिडायमेंशनल होता है, यानी सिंगल डायमेंशन में होता है, ये बात तो गलत हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल होता है डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल, यानी सर से पैर की ओर चलती है। यहां ये थोड़ी कहा है कि बच्चे ने पहले गर्दन संभालना सीख लिया, फिर उसने खड़ा होना सीख लिया, फिर चलना सीख लिया, यानी सर से पैर की ओर जा रही है विकास की दिशा, ऐसा नहीं है, ठीक। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी विकास की जो दिशा है वो अधोगामी है, यानी सेंटर से पेरिफेरी जाती है, केंद्र से बाहर की ओर जाती है। क्योंकि यहां ग्रॉस और फाइन तो लिखा नहीं है, ग्रॉस टू फाइन कहीं नहीं लिखा, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ढूंढ करके सही उत्तर तक पहुंचना पड़ेगा। स्थूल गतिक कौशल से आपका जो सूक्ष्म गतिक कौशल है उनकी बात नहीं हुई है। डायरेक्शन फॉलोज अ रैंडम पैटर्न, डायरेक्शन भैया रैंडम पैटर्न फॉलो नहीं करती है। आप रात को सोए, सुबह एक हाथ इतना बड़ा हो गया दूसरा छोटा रह गया, रैंडम नहीं होती, सिक्वेंशियल होती है, ठीक। तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी क्या है, अधोगामी है विकास की दिशा। प्रॉक्सिमो डिस्टल कैसे है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो हमें पता है डायरेक्शन में हमने कल भी 2 प्रिंसिपल पढ़े थे और ये रोज पढ़ने हैं एक बार। सेफेलोकॉर्डल यानी सर से पैर, पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर नीचे वाला जो धड़ यानी जो सेकेंड हाफ ऑफ बॉडी है या पैरों पे कंट्रोल आएगा, हेड टू टो जाता है डेवलपमेंट। दूसरी दिशा होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसकी यहाँ पे बात चल रही है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक। इसका दूसरा नाम जो है सेफेलोकॉर्डल का, इसको लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत विकास का सिद्धांत कहते हैं, ये दिशा कहते हैं विकास की, क्योंकि ये सर से पैर, लंबवत समझते हैं ना वो जो आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, ठीक। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक, हेड टू टो जाएगा, सर से पैर के अंगूठे तक विकास की दिशा। दूसरा जो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसको नियर टू फार कहते हैं। नियर क्या है, आपकी बॉडी का सेंटर यानी केंद्र, सेंटर टू पेरिफेरी भी कह सकते हैं इसको, सेंटर टू पेरिफेरी भी कह सकते हैं। कुछ हद तक देखा जाए तो ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर भी आप इसको कह सकते हैं, कि पहले आपका कंट्रोल सेंटर पे आता है बॉडी के, यानी आपके हार्ट, और फिर धीरे धीरे आप अपने आर्म्स पे कंट्रोल लाते हैं, उस आर्म्स के बाद फिर आप अपने हाथों पर कंट्रोल लाते हैं, और हाथों के बाद अपने फिंगर्स पर कंट्रोल लाते हैं, और फिंगर के बाद भी जो सूक्ष्म कौशल है यानी पेरिफेरी तक, सेंटर से, केंद्र से सीमाओं की ओर जा रहा है विकास, है ना। आपके बॉडी के सेंटर से बाहर की ओर, आउटवर्ड, सेंटर टू आउटवर्ड भी कहते हैं, इसके कई सारे नाम हैं, ग्रॉस टू फाइन भी आप मान सकते हो इसको, ठीक। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल सिंपल आंसर है। इतनी कहानी इसलिए बताई गई ताकि आपको रट्टे ना लगाने पड़े, नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन घुमा करके पूछे तो आप फंस ना जाएं क्वेश्चन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, विकास किसका परिणाम है, बताइएगा एक बार। आपके कर्मों का परिणाम तो नहीं है विकास, विकास किसका परिणाम है बताइएगा, है ना। नहीं मैं छठ तो नहीं मनाती हूँ, बट आप लोग मनाते हैं तो जो भी लोग मनाते हैं मैं उनके साथ सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और लाइक शेयर करना आप भूल गए तो वो भी आप करते रहिए, है ना।
कोई बात नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लो। बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आपका पोल आप तक आया नहीं है, ये थर्ड क्वेश्चन का कुछ तो गड़बड़ है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, विकास किसका परिणाम है? विकास आपके कर्मों का नहीं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का परिणाम है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास किसका गुणनफल है? आनुवंशिकता और वातावरण का। यानी जो आपको गुण हेरिडिटी से मिले हैं, जो जीन्स आपको हेरिडिटी से मिले हैं, और जो एनवायरमेंट में वो अनफोल्ड होंगे, जो ट्रेनिंग आपको एनवायरमेंट में मिल रही है, जो एजुकेशन, जो न्यूट्रिशन आपको एनवायरमेंट में मिल रहा है, वो दोनों मिलकर के प्रतिक्रिया देंगे, या गुणनफल प्रोडक्ट जो है मिलकर के डेवलपमेंट आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं भाई बुद्धि की क्षमताएं आपके अंदर, बौद्धिक क्षमताएं थी, लेकिन अगर आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलता तो वो क्षमताएं विकसित नहीं हो पाती टाइम से, ठीक है ना। तो ओनली हेरिडिटी जी नहीं, सिर्फ एक नहीं है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों बराबरी का महत्व रखते हैं, ऐसा वुडवर्थ कहते हैं, ठीक है जी। तो स्कूलिंग एंड एजुकेशन तो सिर्फ एनवायरमेंट हो जाएगा, जबकि हमें हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों के साथ जाना है। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम विकास कहलाता है। विकास आपका दोस्त नहीं, विकास डेवलपमेंट है ना। एक दिन मेरे को एक लर्नर है वो मिले, और तो वो लोग 2 लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम विकास, तो मेरा नाम कई बार दिमाग से निकल जाता है क्योंकि 2 लोग हैं या बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं एक से दूसरी जगह जाते हुए, तो उसमें क्या होता है कि नाम निकल जाता है। तो हम थोड़ी देर बात कर रहे थे, थोड़ी देर बाद मैंने उनका नाम पूछा, तो उन्होंने कहा देखो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको याद रहे, मैं हूँ पहला चैप्टर सीडीपी का, मेरा नाम विकास है, डेवलपमेंट। तो मैं आज तक अब उनका नाम नहीं भूली, और मुझे नहीं लगता जीवन में मैं ये नाम उनका भूल पाऊंगी। तो डेवलपमेंट, विकास आपका दोस्त नहीं, ये डेवलपमेंट है, प्रक्रिया है अपने आप में। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए नॉट लिखा है तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, हमें ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को, नहीं तो 1 नंबर मजाक मजाक में चला जाएगा, ठीक। तो निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? प्राथमिक समझते हैं आप, दो तरह के कारक हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी को हम प्राथमिक कहते हैं जिसमें परिवार आता है, और सेकेंडरी में पूरी दुनिया आ जाती है, ठीक है ना। दुनिया को कुछ और मत समझ लेना, प्राइमरी मतलब फैमिली, प्राथमिक। सेकेंडरी मतलब गॉड, सेकेंडरी मतलब गॉड। इसमें स्कूल, नेबरहुड, दुनिया भर की चीजें आ जाएंगी। तो अगर हम बात करें तो फैमिली क्या है? प्राइमरी है। नेबरहुड भी प्राइमरी में आ सकता है क्योंकि ये साथ में है, या ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पीयर्स को भी चलो मान लिया, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकती भाई। पीयर्स भी मान लीजिए आप जिनके साथ बड़े हुए हैं, बिल्कुल आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं या नेबरहुड के मेंबर्स ही हैं, तो वो भी आ गए एक बार को प्राइमरी में। लेकिन सरकार जो है वो किसी की सगी नहीं होती, मतलब हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है भैया वो सेकेंडरी में आएगी, वो प्राइमरी में नहीं आएगी। वो हमारा कोई प्राइमरी सर्कल नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, ठीक। तो गवर्नमेंट सेकेंडरी है, गॉड है, ठीक। स्कूल सेकेंडरी है, सिंपल बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट नहीं देखा, फंस गए ना, 1 नंबर चला गया मजाक मजाक में। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन अगर आप खोएंगे तो सीटेट में तो चलो नेगेटिव मार्केटिंग का कहां दिमाग मेरा, मार्किंग नहीं है, और लेकिन D+B KVS या इन सब में जहां पे कंपटीशन है, अगर KVS में चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है तब भी कंपटीशन तो है, तो आप मेरिट में पीछे रह जाएंगे ऐसे मजाक मजाक वाले क्वेश्चन गलत करके। तो इनको गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हमारा 60% काम निपटा देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, प्यारी प्यारी हाइंस डिलेमा आपके सामने है, हाइंस की दुविधा। ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज टू हाइंस डिलेमा, यानी बच्चों के जो रिस्पॉन्स थे हाइंस डिलेमा पे, हाइंस डिलेमा यानी हाइंस की दुविधा। हाइंस एक व्यक्ति था जिसकी बीवी को एक फेटल डिजीज हो गई थी जिससे उसकी जान जाने ही वाली थी, और हाइंस के पास पैसे नहीं थे। अब हाइंस के सामने 2 रास्ते थे कि जो केमिस्ट है वो दवाई नहीं दे रहा था तो 100 गुना प्राइस बढ़ा करके, मतलब 10 रुपए जिस चीज का प्राइस था या होना चाहिए था उसका, वो 100 गुना ले रहा था। तो उस केस में उसने कहा 1000 रुपए दो भैया। उस केस में हाइंस के पास पैसे थे नहीं, तो या तो वो चोरी करे या तो वो बीवी को अपनी मरने दे। तो उसने चूज किया कि उसने चोरी की। ये हाइंस की दुविधा है कि वो फंसा हुआ था दोनों में कि ये करे कि वो करे, ठीक है ना। समझ पा रहे हो या नहीं? क्या हो गया मैम आज आपको? अरे बस पूछो मत यार, आप लोग से जुड़ के इतनी खुशी हो जाती है। नहीं, छुट्टियां मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, इतने दिन की छुट्टियां, ऊपर से मेरी तबियत खराब थी उससे पहले, है ना। अब मैं एकदम ऐसे वाले मोड में हूं कि मैं 24 घंटे आप ही से बात करना चाहती हूँ। हाइंस डिलेमा, लॉरेंस कोहलबर्ग हैज प्रपोज्ड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ, यानी हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। कैसे विकास की बात की है भैया? मॉरल विकास की, मॉरल डेवलपमेंट के सही और गलत क्या है, समझ गए ना, सही और गलत क्या है इस पे। हाँ, इस पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी
कोहलबर्ग ने दी है, इससे पहले पियाजे ने दी थी। पियाजे वही हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी थ्योरी दी है, बट कॉग्निटिव मॉरल डेवलपमेंट की सबसे पहले थ्योरी पियाजे ने दी, उनसे इंस्पायर होकर के कोहलबर्ग ने दी। ठीक, पियाजे की थ्योरी हालांकि कंप्लीट नहीं थी। सिंपल बात है, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है नैतिक विकास की, लॉरेंस कोहलबर्ग की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारा सा सवाल आपके सामने, 1 मिनट में सुलझा देंगे। 9-year-old लीला classifies a collection of buttons according to their size. She then combines all groups of buttons and redistributes them on the basis of holes on them. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, लीला is in dash stage of development. इतनी बड़ी कहानी आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए दर्शाई गई है कि आपने पियाजे की थ्योरी ठीक से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, है ना। 9 वर्षीय लीला, 9 वर्ष की लीला है, ईश्वर की लीला वाली लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार, यानी बटन का शौक है बच्ची को, बटन समझते ना, वो शर्ट वाले बटन, ठीक, तो वो बटन्स को कलेक्ट करती है। जैसे कई लोग होते हैं वो सिक्के कलेक्ट करते हैं, कई लोग बचपन में पेप्सी के ढक्कन कलेक्ट करते थे, उनमें से मैं एक थी, है ना, पेप्सी या कोक या व्हाटएवर इट इज, वो कोल्ड ड्रिंक के जो वाले आते थे ना, और उनको एकदम आप बिल्कुल बढ़िया फाइन मोटर स्किल्स का यूज करके एकदम उनको आप कॉइन के जैसा बना सकते हो, फ्लैट करके, किया है कुछ लोगों ने, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं। तो 9 वर्ष की लीला संग्रह करती है बटनों का, उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया हुआ है कि ये छोटा बटन है तो इनको एक डब्बे में रखा है ना, ये बड़े इससे थोड़े बटन हैं या कलर पे अलग हैं तो इनको एक साथ रखा है। तो मतलब उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे, प्रॉपर्टी यानी उनके विशेषताओं के आधार पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे बटन हो सकते हैं। अलग अलग चीजों का शौक होता है लोगों को, कुछ लोग कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, है ना, तो वो कलेक्ट किया हुआ है उसने, लेकिन क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है, वर्गीकृत किया हुआ है उसकी विशेषताओं के आधार पे। She then combines all groups of button and redistributes them on the basis of holes on them. किसमें कितने होल्स हैं, किसी बटन में 3 होल हैं, 3 छेद हैं, तो उसके आधार पे एक साइड में रख दिए 3 छेद वाले, जिनमें 4 छेद हैं उनको एक साइड रख दिया। तो मतलब प्रॉपर्टी के आधार पे क्लासिफाई करना, CCS याद कीजिए, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बाद कंजर्वेशन और सीरिएशन। ये गुण कहां आते हैं, ये आते हैं C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, CCS आता है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। ये आपको फंडे याद कराए हुए हैं पियाजे की थ्योरी, अगर आपने मेरे साथ डिस्कस की होगी तो, है ना। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी जहां पे लॉजिक आता है, जहां तर्क आता है, वो अवस्था है जिसमें आप कंजर्व करना, यानी क्वांटिटी सेम रहती है साइज और शेप के चेंज होने पे। अगर इसमें 200 ml पानी है तो उस 200 ml पानी को मैं एक टब में डाल दूं, एक छोटी बॉटल में डाल दूं, मैं किसी और बर्तन में डाल दूं, उससे इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो जाएगी, ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगा, अमाउंट सेम रहेगी। ये कंजर्वेशन है, संरक्षण है। इससे ज्यादा आसान शब्दों में संरक्षण को नहीं समझा जा सकता। तो संरक्षण भी इसी एज में आता है। और ये कौन सी एज है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था है ना। तर्क भी इसी एज में आएगा कॉन्क्रीट चीजों के प्रति। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, कि मान लीजिए आपके पास कुछ ट्रायंगल हैं तो ट्रायंगल को एक जगह पे लगाया, सर्कल हैं तो उनको एक जगह पे लगाया, मतलब प्रॉपर्टी के आधार पे एक साथ अलग अलग कैटेगरीज में बांटना क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक, सीरिएशन मतलब छोटे से बड़े, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते थे ना, क्या कहते हैं, अपवर्ती और अनुवर्ती, कुछ तो हिंदी में कहते थे इस तरह का, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। तो ये सिंपल जवाब है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। मैं ओवर एक्सप्लेनेशन के मोड में हूं आजकल, तो आप पेशेंस के साथ समझिए कि ये सब चीजें आपको पेपर में काम आने वाली हैं, है ना। समझिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दे दीजिए आप पोल में। इससे पहले मैं देख लेती हूं कि आप लोग 12,580 लोग लाइव हैं, जिसमें से 5300 लोगों ने, 5,300 लोगों ने लाइक किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि कुछ लोग हैं 7-8 हजार जो सेशन देखने आते हैं बट लाइक करना उनको पसंद नहीं आता, है ना। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, फिर हम जाकर के आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर हम जाकर के आगे बढ़ेंगे, कहाँ जाकर के ये हमें नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 7, आज तुमने चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया था? देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम्स। यानी जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको डैश कहते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़ते वो रट्टे लगा लेते हैं और रट्टे में फिर आप कई बार फंस जाते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अपने वर्तमान स्कीमा में, स्कीमा क्या, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपकी वर्तमान समझ है, ज्ञान है, जो भी आपके दिमाग में फिटेड है, उसको हम स्कीमा कह रहे हैं। ठीक है, ये आपका वर्तमान स्कीमा है। इसमें आपने किसी चीज को अपने अनुभव के आधार पे ऐड किया है,
क्या किया, समाहित किया है। तो इसमें कहीं कंफ्यूजन है कि ये एसिमिलेशन कहलाएगा, कहीं ऐसा हुआ है कि कुछ चेंज हुआ, मैनिपुलेट हुआ, एडजस्ट हुआ, कुछ ऐसा नहीं लिखा ना। मतलब भाई एकोमोडेशन कब आता है, या तो आपको पुराने स्कीमा को चेंज करना पड़े नई चीज की आने की वजह से, या फिर नया स्कीमा बनाना पड़े। यहां पे क्या हुआ, सिंपल आपने ऐड किया है एग्जिस्टिंग स्कीमा में। जब ऐसी बात होती है तो हम एसिमिलेशन के साथ यानी आत्मसातीकरण के साथ चले जाते हैं। इसको थोड़ा सा और समझेंगे। सेंट्रेशन होता है जब आप किसी चीज के एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करें, यानी आप इस पेन को सिर्फ इसके कलर के आधार पर ही देख रहे हैं, इसकी शेप नहीं देख पा रहे, साइज नहीं देख पा रहे, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं देख पा रहे, यानी आपके अंदर सेंट्रेशन है कि इसको दूसरे तरीके से भी, इसकी और भी विशेषताएं वो नहीं देख पा रहे आप। कंजर्वेशन हमने अभी समझा कि अमाउंट और शेप साइज के चेंज होने से अमाउंट सेम रहता है, वो कंजर्वेशन है। एकोमोडेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एकोमोडेशन में आपको पुराना स्कीमा या तो चेंज करना पड़ता है, या मॉडिफाई करना पड़ता है, या फिर उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और अगर एडजस्टमेंट ना हो पाए तब मजबूरी में नया स्कीमा आप क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मुझे पता है कि मेरे दिमाग में पेन का स्कीमा है, तो मैंने एक और पेन देखा और इसको ऐड कर लिया पेन का स्कीमा में अपने, कि हाँ भैया ऐसे भी पेन होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, खुद से नहीं चलते बट स्मार्ट बोर्ड पे चल जाते हैं, ये मैंने एसिमिलेट किया। लेकिन जब मुझे परिवर्तन ही करना पड़े, है ना, जब मुझे पुराने स्कीमा में नया कुछ चेंज करना पड़े, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़े, जब बच्चे ने बर्ड को देखा या फिर एरोप्लेन को देखा और कहा ये चिड़िया है, तब वहां जरूरत है कि उस स्कीमा को या तो ठीक करेंगे या एरोप्लेन का नया स्कीमा बनाएंगे। ठीक, तो ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों अडेप्टेशन में आते हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया में आते हैं, जिससे आपका स्कीमा अपडेट होता है, आपकी नॉलेज अपडेट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा इसी बात पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, दुख में पढ़ाई नहीं करनी, पेपर पास में, इसका मतलब ये नहीं है हम दर्द में रहेंगे, परेशान रहेंगे, स्ट्रेस रहेंगे, मजे मजे में सीख जाएंगे, बस कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। लेव वाइगोस्की थियोरी, ये लेव वाइगोस्की ऐसे पेपर में ही लिखा हुआ है, आज मैं ये पेपर ही देख रही थी तो उसमें लेव वाइगोस्की ही लिखा हुआ है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार, आई मीन लेव वाइगोस्की theory of cognitive development is called a theory as he argues that children's learning takes place in a कॉन्टेक्स्ट, यानी लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। यानी आप एक वैक्यूम में, एक बंद कमरे में अकेले नहीं सीखते, आप समाज और संस्कृति में 4 लोगों में बेहतर सीखते हैं। तो इसीलिए इनकी थियोरी को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियोरी है। ठीक है ना, तो सोशियो कल्चरल अप्रोच कहा जाता है इस थियोरी को। अगर आपने यूट्यूब पे भी ये थियोरी मैंने कराई हुई है, अगर देखी होगी, तो मैंने बताया है कि वाइगोस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति के माध्यम से इंटरैक्ट करके सीखता है, एज इनके लिए ज्यादा मैटर करती नहीं है। ठीक, तो साइकोडायनेमिक थियोरी किसकी है? सिगमंड फ्रॉइड की। ठीक, साइकोसेक्सुअल भी इन्हीं की थियोरी है। बिहेवियरिस्टिक एस्पेक्ट में पैवलव, थॉर्नडाइक, हल, टॉलमैन, वॉटसन और 1700 लोग हैं, आपके काम का नहीं है, सीटेट में नहीं आता बिहेवियरिस्टिक एस्पेक्ट उतना। तो सोशियो कल्चरल अप्रोच एक थियोरी है वाइगोस्की की, जिसका नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, व्हेन अ टीचर एडजस्ट द सपोर्ट, एडजस्ट द सपोर्ट, याद आ रहे हैं वाइगोस्की? सपोर्ट की बात हो रही है, जहां पे भी हेल्प की बात हो रही है, समझ जाइए वाइगोस्की को याद करने की बात हो रही है। ठीक है ना, ऑफर टू अ चाइल्ड टू फिट द चाइल्ड्स करंट लेवल, जहां पे वो है बच्चा वहां उसको हेल्प दी जा रही है ताकि उसका परफॉर्मेंस सुधर जाए। टू हेल्प हर रीच हर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं यदि आपको सही मात्रा में हेल्प मिल जाए, आपका जो करंट लेवल है उस पे जहां आप अटक रहे हैं वहां हेल्प मिल जाए, तो आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, यानी जो दायरा है जहां तक आपका विकास हो सकता है वो बढ़ जाएगा, या वहां तक आप पहुंच जाएंगे। इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं वाइगोस्की की भाषा में। पाड़ या ढांचा कहते हैं, टेम्परेरी हेल्प है ये। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे बचपन में, किसी ने पीछे से पकड़ा, वो टेम्परेरी हेल्प थी। जब आप साइकिल चलाना सीख गए, वो हमेशा आपके पीछे नहीं भाग रहा एक व्यक्ति, है ना, वो छोड़ दिया उसने जैसे जैसे आप खुद से साइकिल चलाने लग गए। तो जिस स्टेप पे आप अटकते हैं, जिस थियरी में आप अटकते हैं, जिस टॉपिक में आप अटकते हैं, वहां से आप यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं और वो हेल्प ले लेते हैं, और वो टेम्परेरी हेल्प है। पेपर तो आपको खुद ही देके आना है, मैं तो नहीं जाऊंगी आपके साथ। तो ये जो टेम्परेरी हेल्प है, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं वाइगोस्की के अनुसार। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कोई हिंट हो सकती है, किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई या टीचर के द्वारा दी गई, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी गई, MKO कहते हैं वाइगोस्की की भाषा में। कोऑपरेटिव लर्निंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये सारी फालतू बातें। जैसे ही बात हो गई सपोर्ट ऑफर करना है बच्चे को करंट लेवल पे जिससे ZPD में जा सके, वो सिंपल है, पाड़ स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जॉन डुई नाम के एक व्यक्ति हैं जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जॉन डीवी भी कह देते हैं इनको हिंदी में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। शिकागो में इन्होंने कुछ लैब स्कूल्स खोले अपनी
वाइफ के साथ मिलकर के, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया कि बच्चा करके सीखता है, क्या एक्टिविटी करके सीखता है। तो बच्चे का एक्टिव होना, सक्रिय होना बहुत जरूरी है। और लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, यानी ग्रुप में बेहतर सीखता है बच्चा, कोऑपरेट करके बेहतर सीखता है। बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आए तो थे लास्ट ईयर, है क्या लिखते हो अंकिता? मैम बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आए थे लास्ट ईयर। तो ये तो बनाया हुआ है ना, ये एक प्रॉपर पूरा एक एजेंडा बनाया जाता है हर साल। जैसे ही पेपर होगा, कुछ भी चेंज होगा, तो कुछ लोग पता नहीं क्यों इतने डरे हुए हैं कि वो अपने पर्सनल फायदे के लिए, अब उसको आप बिजनेस कहो या जो भी कहो, वो उस तरह से चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि इतना ऐसा हो गया है पेपर, अब तो ये बदल गया है, अब तो कोर्स लिए बिना काम नहीं चलेगा, अब तो ये हो जाएगा। ये सब चीजें पहले से देखते आ रहे हैं हम लोग बचपन से, मतलब जब से भी ये फील्ड में, मैं तो बचपन में ही आ गई थी, तो उस केस में ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। सिलेबस से बाहर नहीं है क्वेश्चन। अगर 30 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल बना ही दिए तो क्या हो गया, है ना। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये हमेशा होगा, आप देखिएगा कभी भी, चाहे वो D2+B का एग्जाम हो, चाहे किसी भी चीज में हो, जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज होगा, शोर मचाना शुरू कर देंगे लोग, हाय रे अब तो ये हो गया, और लोगों को भी डरा देते हैं, जो लर्नर्स होते हैं ना, जो एग्जाम देते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग बाय डूइंग, प्रगतिशील कक्षा में टीचिंग इज टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। भैया टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होगी तो बच्चों को ध्यान में रखो ना, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए टीचिंग। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट होता है जजमेंट के लिए, इतने % नंबर आए। अब ये नहीं होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड में, आप बच्चे के % नहीं देख रहे हो, उसकी एक्टिविटी देखोगे। लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग। देखिए 90% क्वेश्चंस, पेडागोजिकल क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं इस बात से, जब आप बच्चे को ये देख लेते हैं जिस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसको फ्रीडम मिली है, वो उसकी भलाई के पक्ष में, अगर उसके पक्ष में है कोई ऑप्शन तो वो बेस्ट ऑप्शन है। तो जो बच्चे की भलाई वाला ऑप्शन हो, जो पॉजिटिव है बच्चे के लिए, वो सही उत्तर है ना। तो लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग, यानी विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब बच्चे एक्टिव होंगे तो वो सबसे बेहतर सीखेंगे। जब आप मन से सीख रहे होते हैं, एक्टिविटी करके सीख रहे होते हैं, तो सबसे बेहतर सीखते हैं। टीचर्स यूजेस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। देखो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो चक्कर है ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, ऐसे लोग लंबी रेस में नहीं जा पाते, है ना, खुश भी नहीं रह पाते, क्योंकि जब तक आपको रिवॉर्ड मिलेगा तब तक आप काम करेंगे, जिस दिन रिवॉर्ड नहीं मिलेगा या आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप सिर्फ एक्सटर्नल चीजों के लिए काम करेंगे। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन करती है लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे को सेंटर में रखो, उसको क्या पसंद है, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और समझेंगे, बताइएगा फटाफट से। जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सबसे प्यारा है। कंचन सिलेबस कर लो और प्रीवियस ईयर, और कुछ नहीं करना। सिलेबस में भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कराई जाएंगी, डोंट वरी, ये मत सोचो अभी क्वेश्चंस ही कराऊंगी मैं, और भी चीजें कराऊंगी आपको, टॉपिक्स भी कराऊंगी। कल शायद हम ईवीएस करेंगे, और मंडे मोस्ट प्रोबेबली मंडे हमारा एक 3-4 घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर जो आया है पूरा 150 क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करेंगे, जो हम हर साल करते हैं कि वो जो पेपर है 150 क्वेश्चंस का, उसमें जो भी पेडागोजिकल पार्ट है जितना भी अलग अलग सब्जेक्ट का, उसको हम समझेंगे। ठीक, तो मंडे आप तैयार रहेगा, 8 बजे क्लास रखेंगे, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा जिन लोगों की क्लास आपकी क्या कहते हैं, जिनको रात को जल्दी सोना होता है। ठीक है, मंडे को याद रखिएगा। कल तो हम वो करेंगे ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस। डैश इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएट टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। दूसरों का मूड, इंटेंशंस ऑफ अदर्स, अदर्स लिखा है यानी दूसरों का टेम्परामेंट, उनका मूड, उनकी इंटेंशन क्या है, यानी इंटरपर्सनल, 2 या 2 से अधिक मतलब इंटर स्टेट बसेस, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मतलब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में। इंटरनेशनल तभी है ना वो, अदरवाइज इंट्रा का मतलब क्या है, इंट्रा स्टेट है कोई चीज, मतलब मान लीजिए दिल्ली में है आप और दिल्ली में ही रहेंगे, मतलब वहीं से दिल्ली में ही कहीं मैं जा रही हूं तो वो इंट्रा स्टेट ट्रेवल हो गया, मतलब मैं सेम ही स्टेट में हूं। इंट्रा का मतलब होता है स्वयं, सेल्फ, सिंगल। ठीक, तो इंट्रा होता, अगर ये सेल्फ के बारे में होता तो आंसर हो जाता इंट्रा, अदर्स के बारे में है तो ये इंटरपर्सनल हो गया। ये गार्डनर का जो सिद्धांत है जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि में, उससे क्वेश्चन है आपका। स्पेशल और लॉजिकल मैथमेटिकल होगा नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही, लोगों को समझने की बात हो रही है। जो लोग दूसरे लोगों को अच्छे से समझ पाते हैं उनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, टीचर्स में भी पाई जाती है कुछ हद तक, तभी आप बच्चों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जो लोग थोड़े सोशल होते हैं ज्यादा, उनमें ये चीज पाई जाती है, उनको पता है किसके सामने कैसे हैंडल करना है, डील करना है। ठीक है जी। ए नेता वाला लॉजिक, अच्छा। सुबह 8 बजे जीन पियाजे, दोपहर को लेवाइगोस्की, शाम को कोलबर्ग, रात में नॉम चॉम्स्की। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नहीं, सुबह 8 बजे नहीं होगी मंडे क्लास आपकी, कब होगी? मंडे क्लास आपकी होगी शाम को 8 बजे। सुबह से मेरा कोई ताल्लुक होता नहीं है, कभी क्लास मेरी सुबह आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वीडियो, आज आप इसको होमवर्क कह लीजिए, वैसे तो मैं बच्चों की तरह ट्रीट आज तक किया नहीं आप लोग को, बट इसका मतलब यही है, इसको आप होमवर्क का मतलब सिंपल ये है कि आप आज इस चीज को देखेंगे, जरूरी है, ताकि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रूबरू हो पाए, क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस आए पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में, ये थोड़ा सा चेंज था, है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन, मेटाकॉग्निशन पे क्वेश्चन, तो ये आप आज वीडियो देख लीजिएगा, ये मैंने बनाई हुई है, अभी कुछ ही टाइम पहले बनाई है, इसमें क्वेश्चंस भी कराए थे, टॉपिक भी कराया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, और इसके क्वेश्चंस कुछ और भी मैं कराऊंगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहीं यूट्यूब पे सर्च करेंगे। अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या प्रपोज करती है, क्या प्रस्ताव रखती है, तो पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड्स शुड बी टॉट इन होम और लोकल लैंग्वेजेस, यानी मदर टंग में पढ़ाएं हम प्राइमरी ग्रेड में बच्चे को, कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा, जो भी भाषा उसके घर पे बोली जाती है, जिसमें भी वो कंफर्टेबल है उसी भाषा का प्रयोग करने दें। बच्चों को जबरदस्ती अंग्रेज ना बनाएं कि भैया स्कूल में आए हो हिंदी में बात नहीं कर सकते। अब बच्चा बोलेगा ही नहीं कम से कम कई महीनों तक, जब तक उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं आ जाएगी, तो आपने तो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली एक तरह से, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, जबकि भाषा क्या है, एक माध्यम है अपनी बात को कहने और सुनने का, तो वो बाद में सीख जाएगा स्कूल की लैंग्वेज। तो प्राइमरी लेवल पे बच्चे को मदर टंग यानी मातृभाषा में अपने आप को संप्रेषित करने का मौका, अभिव्यक्त करने का मौका आपको देना है। बी ऑप्शन है देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म लैंग्वेज ऑफ दी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। भैया मल्टीलिंगुअल अप्रोच की हम बात करते हैं। मल्टीलिंगुअल अप्रोच क्या कहती है कि बहुभाषिता, जितनी ज्यादा भाषाएं सीखेगा बच्चा कोई बुराई नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सिंगल, तो यूनिफॉर्म नहीं भैया, मल्टीपल लैंग्वेज होनी चाहिए। सी ऑप्शन है टीचर शुड बी डिस्करेज्ड टू यूज अ बाइलिंगुअल अप्रोच। ऐसा नहीं है कि आप हतोत्साहित होंगे अगर आप बच्चे को 2 भाषाओं में बता देंगे तो कोई दिक्कत है, डिस्करेज नहीं, एनकरेज करना चाहिए आपको। मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी हैविली डिस्करेज्ड, मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी हैविली एनकरेज्ड, डिस्करेज नहीं। बहुभाषिता, भाई मल्टीपल भाषाएं, ये स्टडी भी कहती है जिन बच्चों को 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती है उनका संज्ञानात्मक विकास, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका दिमाग अच्छा डेवलप होता है। तो मल्टीलिंगुअल अप्रोच को तो हमें बढ़ावा देना है, बहुभाषावाद को, ना कि हम ये कहेंगे कि इसको बढ़ावा नहीं देना है ना। और मल्टीलिंगुअल अप्रोच को एनसीएफ से लेके, कोठारी आयोग से लेके हर कोई कहेगा, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों ना हो। तो हमारा आंसर है ए ऑप्शन के उसकी होम लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है बच्चे को प्राइमरी लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू बॉयज, एक स्कूल है जो लड़कों को प्रेफरेंस देता है, वरीयता देता है, व्हाइल सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर बैडमिंटन कंपटीशन, यानी जब बैडमिंटन की टीम बन रही है स्कूल में तो लड़कों को इंपॉर्टेंस दी गई, प्रायोरिटी पर रखा गया कि लड़कों को सेलेक्ट किया जाएगा। और गर्ल्स को वरीयता कहां मिल रही है या महत्व कहां मिल रहा है, म्यूजिक कंपटीशन में, कि गाना गाना तो लड़कियों का काम होता है, तो गाने के लिए तो हम टीम बनाएंगे लड़कियों की, गर्ल्स की, और लड़कों की टीम हम बैडमिंटन के लिए बनाएंगे, लड़कियों को हम बैडमिंटन की टीम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि लड़कियां स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं हो सकती, है ना। ऐसा स्कूल का मानना है, मैं नहीं कह रही हूं, ठीक। तो ये जेंडर स्टेबिलिटी है, कहां से स्टेबिलिटी है, ये है आइडेंटिटी है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, इक्वालिटी का तो ई भी नहीं है, ये है स्टीरियोटाइपिंग बायसनेस है ये, ठीक है। ये जेंडर रूढ़िबद्धता है, लिंग रूढ़िबद्धता है कि जो चला आ रहा है उसी को हमने सही मान लिया। फिर इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बैडमिंटन के, साइना नेहवाल से लेकर दुनिया भर के इतने सारे प्लेयर्स हैं अलग अलग फील्ड में भी, तो ऐसा थोड़ी कि स्पोर्ट्स सिर्फ लड़कों का काम है या स्पोर्ट्स में लड़के ही सिर्फ अच्छे होंगे। फिर तो इतने सारे एग्जाम्पल्स जब हम देंगे, नॉन ट्रेडिशनल एग्जाम्पल्स, अभी आईसीसी ने आई थिंक, बीसीसीआई ने आई थिंक सेम सैलरी की है मेल और फीमेल क्रिकेटर्स की, तो वो जेंडर पैरिटी का उदाहरण है कि भैया जब गेम तो सेम ही खेल रहे हैं, ठीक। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है वो पहले से चली आ रही कुरीतियां हैं कि भैया लड़के इस चीज में अच्छे होंगे, लड़कियां इस चीज में अच्छी होंगी, जबकि इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अब कई लोग कहेंगे बायसनेस और स्टीरियोटाइपिंग में क्या अंतर है। देखिए स्टीरियोटाइपिंग में बायसनेस इंक्लूडेड होती है। बायसनेस का मतलब है आप किसी भी एक तरफ झुके हुए हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। स्टीरियोटाइप वो चीज है कि जो पहले से चला आ रहा है, यानी किसी चीज में आप महिलाओं की तरफ झुके हुए हैं तो वहीं झुके हुए हैं, किसी तरफ में आप पुरुषों की तरफ झुके हुए हैं तो वो झुके हुए हैं। तो स्टीरियोटाइप में मतलब जो पहले से चलाई आ रही बायसनेस है उसको स्टीरियोटाइपिंग कह देते हैं। अदरवाइज स्टीरियोटाइपिंग में बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन निहित होता है, पक्षपात तो है ही स्टीरियोटाइपिंग में। तो चाहे स्टीरियोटाइपिंग हो बायसनेस हो, डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। बात लगभग सेम है, बस स्टीरियोटाइपिंग हम उसको कह रहे हैं जो चला आ रहा है, जिसमें बायसनेस इंक्लूडेड है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडेड है, ठीक। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक। एनईपी 2020 क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इस पर मैंने वीडियो बनाई भी है और जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी कराए हैं और अलग से भी एक सेशन में करा दूंगी, ठीक। जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है, दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीबीएसई ने, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, 2009 में, जो आपका पेपर भी लेता है अगर देखा जाए तो सीबीएसई ही सीटेट का एग्जाम लेता है,
और 2009 में ये लेकर के आए कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जब होम बोर्ड के एग्जाम्स होने लगे और भी ग्रेड्स वगैरह आ गए, ग्रेडिंग सिस्टम आया, तो ये सीसीई के बारे में कौन सी बात सही है? सीसीई क्या है? इवैल्यूएशन का एक तरीका है, कि मूल्यांकन का एक तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन के मापदंड और उपकरणों की योजना बनाना, यानी डिफरेंट तरीके से बच्चे को अलग अलग पैरामीटर पे मापा जाने लगा, जो कि ठीक है। बी ऑप्शन है मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टीचर, यानी सावधानी पूर्वक टीचर जो है वो रिकॉर्ड को रखे, बच्चे की सारी एक्टिविटीज का लेखा जोखा रखे, ताकि आप जान सके बच्चे को और बेहतर उसकी क्षमताओं को समझ सके, उसके पोटेंशियल को समझ सके। वेल एंड गुड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? पेरियोडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग। देखो, ये रैंकिंग हो, लेबलिंग हो, इनसे आपको दूर रहना है। ये बिल्कुल भी चाइल्ड सेंटर्ड बातें नहीं है, बच्चे के पक्ष की बातें नहीं है कि आप बच्चे को लेबल करें, उस पर ठप्पा लगाएं, उसको रैंक करें फर्स्ट सेकंड थर्ड के आधार पे, नहीं। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शंस यहाँ पॉजिटिव हैं। उसी के साथ फर्स्ट और अच्छा फोर्थ भी है अभी। तो इंटीग्रेशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बात सही है कि आप जो जांचना है बच्चे को, वो पढ़ाते पढ़ाते ही बीच में कर लो ना, एकीकृत उसी में इंटीग्रेट कर लो, ताकि बच्चे को पता भी ना लगे, आपको पता लग जाए कि वो कैसे सीख रहा है, कितना उसको आता है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है, थर्ड सही नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि आप टाइम से सो सकें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार असेसमेंट के लिए कौन से सिद्धांतों को अपनाने की बात की गई है। यानी बच्चे का जब आपको आकलन करना है, ये देखना है कि वो कैसे सीखता है, कितना सीख चुका है, तो आप क्या करेंगे बताइए। पोल में जवाब दीजिए। प्रीमैरिली टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल्स, यानी रट्टा कितना अच्छा लगाता है ये देखेंगे। एक होती है रोट मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग, दूसरा होता है मीनिंगफुल लर्निंग। रोट मतलब रटना, रटंत विद्या लेकिन चलंत नहीं, तो रटने को हम बढ़ावा नहीं देते, तो रटने के कौशल को, कि वो कितना बढ़िया रट लेता है। 3 इडियट्स याद कीजिए, वो चतुर रामलिंगम जब वो बाद में भाषण दे रहा होता है रट के, तो रटने पे फोकस नहीं करना, मीनिंगफुल लर्निंग पे करना है। तो रटने के लिए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं कह रही है। एनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, यानी जो कंटेंट है बस उसको रट लो, उसी को याद रखो, अपना दिमाग मत लगाओ, लर्निंग बाय डूइंग मत करो, अपनी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी कुछ मत डेवलप कराओ। ये भी बात गलत है कि सिर्फ विषय वस्तु को रट लो जो सिलेबस में दिया हुआ है। सी ऑप्शन है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, यानी वो कैसे बेस्ट सीख सकते हैं। ऑप्टिमाइज करना यानी कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, सुगम वातावरण बनाना जहां वो बेस्ट कर सके, हर बच्चा अपने पोटेंशियल तक पहुंच सके। ये थोड़ा सा मुश्किल है हमारे जैसे देश में, लेकिन बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो चीजों को अपना करके परिवर्तन ला रहे हैं, है ना। हम ये नहीं कह सकते ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ये किताब में तब आई हैं जब इनको कुछ सोच समझ करके ही लाया गया होगा। बहुत सारे विद्वान लगते हैं कोई भी पॉलिसी बनाने में, ठीक, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ हद तक भी कर पाएंगे तो बदलाव तो आ ही जाएगा। डी ऑप्शन है असेसिंग स्टूडेंट्स ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमेन्स, सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष, सिर्फ दिमागी पक्ष, सिर्फ पेन पेपर पेंसिल टेस्ट पे जांचे, नहीं, उसके फिजिकल एस्पेक्ट हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कोई सोशली बहुत अच्छा हो, किसी में लीडरशिप क्वालिटी हो, वो पॉलिटिक्स में जाए कल देश में या कुछ और करे, है ना, किसी के अंदर इमोशंस को मैनेज करने की अच्छी क्षमता हो, तो सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन नहीं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी होलिस्टिक पक्ष, सर्वांगीण रूप में आपको बच्चे को जांचना है, ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है। सिर्फ संज्ञान नहीं, सिर्फ पेन पेपर टेस्ट नहीं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे